चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक और क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, और ये 5 ग्राम आइस है। 5 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आइस को पिघलने के लिए कितनी चाहिए? तो आइस को पिघलाने से पहले इसका टेम्परेचर 0 पे लाना पड़ेगा। तो एम एस डेल्टा टी 5 ग्राम आइस स्पेस हीट 1/2 और 40 का टेम्परेचर में चेंज, और उसके बाद इसे पिघलाने के लिए 5 × 80। ठीक है, 5 × 80। तो ये आपका हो गया, या इसका टेम्परेचर और थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, 50 कर लेते हैं भाई। तो ये 20 और 500 और ये इधर 400, ये 500 कैलोरी इसको चाहिए। ठीक है, 500 कैलोरी इसको चाहिए, इसको आइस को। ठीक है, अपना टेम्परेचर बदलने के लिए 100 कैलोरी और फिर पिघलने के लिए 400 कैलोरी, इस तरह से 500 कैलोरी हीट इसको चाहिए। अब इसके बाद 20 ग्राम पानी है, तो 20 ग्राम पानी से जो हीट अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन 0 तक जा सकता है, मैंने पहले भी कहा। तो 20 × 1 × 50, तो 1000 कैलोरी अवेलेबल है। तो इसमें एक तो ये चीज़ है कि पूरा बर्फ पक्का पिघल जाएगी, पूरा बर्फ पिघल जाएगी 500 कैलोरी से। और हम यकीन से कह सकते हैं कि बर्फ बिल्कुल भी बची नहीं होगी, क्योंकि पिघलाने के लिए 500 कैलोरी चाहिए। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आइस जो आएगी वो 0 ग्राम, और पानी जो होगा वो 20 और 5 25 ग्राम पानी होगा, क्योंकि बर्फ पूरी पिघल के 5 ग्राम पानी बन गया, 20 ग्राम पानी पहले से था। इस तरह से टोटल 25 ग्राम पानी, बर्फ बिल्कुल भी नहीं बची। लेकिन आप सोचो कि यहाँ पे 500 ग्राम, सॉरी 500 कैलोरी यूज होने के बाद भी 500 कैलोरी बची है, इसका क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि इसका ये होगा कि ये जो 25 ग्राम पानी है एक साइड में पड़ा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको ठंड लग रही है, और एक तरफ हीट पड़ी हुई है 500 कैलोरी। तो क्या करेंगे? तो 500 कैलोरी पानी को मिल जाएगी तो अपनी ठंड छुड़ा लेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो 500 कैलोरी जो बची थी, देखो 500 तो ये चली गई पिघलाने में, बची 500, और अब बर्फ बची नहीं है। तो 25 ग्राम पानी है जो अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, टी कितने से, 0 से। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर टी आ गया आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब इसमें 25 ग्राम पानी है, बर्फ बिल्कुल भी बची नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने, ये तो स्टीम वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में लेंगे। ये वाला क्वेश्चन,
10th वाला अभी छोड़ दिया था हमने थोड़ी देर पहले। अब हम इसको करेंगे। कह रहा है आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50 ग्राम पानी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जब मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है तो 20 ग्राम बर्फ अभी भी बची रहती है। तो बताइए कितनी बर्फ पानी में डाली गई थी। ठीक है, तो आप इसमें m ग्राम आइस लेके चल सकते हो, है ना, m ग्राम आइस लेके चल सकते हो। तो अब देखिए m ग्राम आइस है, ये m ग्राम कितनी है यही निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, m ग्राम आइस को हम पिघलाने चले थे, तो पहले हमें ये देखना है कि पानी से कितनी हीट अवेलेबल है, और कुछ बता रहा है कि कुछ बर्फ अभी भी बची रह गई, पूरी पिघली नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 50 ग्राम पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे था, तो 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसने पूरी की पूरी हीट अवेलेबल भी कराई होगी। तो कितनी हीट अवेलेबल करा सकता है, तो 50 × 1 और 40 से 0 हो गया मिक्सचर का टेम्परेचर, तो ये 2000 कैलोरी हीट अवेलेबल है। जो नीचे डाटा दिया वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो डाटा दिया वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ऐसे लेके चल रहा हूँ। अब ये 2000 कैलोरी अवेलेबल है, तो सबसे पहले एक बात तो पक्का है कि -20, क्योंकि कुछ बर्फ पिघली है ऐसा कहा है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि -20 पे थी और उसमें से कुछ हीट ली होगी, तो हम ये मान के चलते हैं, कह रहा है कि 20 ग्राम अभी भी बिना पिघले रह गई। तो एक बात तो पक्का है कि ये जो आइस वाले में दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो 0 पर लाने के लिए और फिर उसमें से कुछ पिघलाने के लिए। पूरी नहीं पिघली, ध्यान रहे, पूरी नहीं पिघली। 1 ग्राम आइस जो थी वो, और आइस की स्पेसिफिक हीट 1/2 कैलोरी, और आइस का टेम्परेचर -20 से 0 हो गया, यानी 20 का चेंज तो ये हुआ। इसके बाद पूरी बर्फ नहीं पिघली, पूरी बर्फ नहीं पिघली, 20 ग्राम अभी भी बची रह गई, तो पिघली कितना, m-20, बोलो भाई। और पिघलाने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 2000 कैलोरी हीट के बराबर होगा, क्योंकि यही 2000 कैलोरी तो इसको टेम्परेचर को चेंज करने के लिए और पिघलाने के लिए चाहिए। अब मेरी बात को समझो, m ग्राम बर्फ का पहले टेम्परेचर 0 पे लाएंगे, तो m × 1/2, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि 20 ग्राम कुछ पिघली ना, तो पिघलने से पहले अपना टेम्परेचर 0 पे लाएगी पूरी की पूरी, तो m × 1/2 × 20। लेकिन ये जो m डैश मैंने लिखा था, ये m डैश वो मास है बर्फ का जो पिघली है, तो कितनी पिघली, 20 तो बची रह गई, तो m-20 ही तो पिघली। और किसने पिघलाया, इस पानी ने पिघलाया, पानी ने अपनी पूरी हीट दे दी 2000 कैलोरी, तब जाके ये पिघल पाया। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 80 का 1 0 ये और 20 का 1 0 कॉमन लेके ये मैंने काट दिया, एक तो काम ये किया, और इससे ये 2 भी चला गया। अब यहाँ m बचा, ये आपका 8m, और इधर आपका 160 और इधर 200, तो ये 9m हो गया, और इधर आ जाएगा 360, तो m की वैल्यू आ गई भैया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम आइस शुरुआत में रही होगी। देखो डेटा वही है, पर जूल पर ग्राम में था, मैंने कैलोरी वाला यूज कर लिया है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहती है, क्योंकि 334 लेते थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता। तो ये आपका आंसर आ गया 40 ग्राम। ये जेईई मेन का 2019 का क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन को ठीक से प्लान करोगे, सोचोगे, तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये तो केस हुआ जिसमें हम आइस और वाटर कॉम्बिनेशन लिए थे। अब स्टीम और आइस के कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को करने से पहले दो बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप आगे के लिए ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और हम इसके लिए निकालने के लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट को निकालने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं, लेटेंट हीट
और स्पेसिफिक हीट वगैरह जो भी है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे जिन्हें आगे के लिए ध्यान रख सकते हो। तो खैर पहले तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लो। ऊपर वाला तो मैंने बता ही दिया था, 9th वाला कैलकुलेशन छोड़ दी थी आपके लिए। अब इसके बाद स्टीम आइस कॉम्बिनेशन या स्टीम वाटर कॉम्बिनेशन। तो स्टीम प्लस आइस कॉम्बिनेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल मान लीजिए एक तरह से। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं वो और ऐड करेंगे फिर चैप्टर खत्म होगा। देन वी विल मूव टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, पहले स्टीम आइस कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहले कुछ चीजें मैं इसमें बताता हूँ स्टीम और आइस को लेके। वो चीजें, दो बातें वहां से कंक्लूजन हम निकालेंगे, उनको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा ऊपर का, मैंने इसे ऊपर कर दिया इसीलिए। अब देखिए, 1 ग्राम स्टीम कितनी बर्फ पिघला सकती है, या 1 ग्राम स्टीम कितनी बर्फ को पिघला और उबाल सकती है, ये चीज समझनी है। इसके लिए पहले मान लो 1 ग्राम स्टीम और स्टीम का टेम्परेचर बाई डिफॉल्ट 100 लेना है। अगर दिया ना हो तो 100 लेना है। इसके बाद स्टीम को ठंडा कर देंगे तो 1 ग्राम पानी बन जाएगा और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। देखो स्टेट चेंज हुई है। आप इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि यहाँ से 1 ग्राम पानी को अगर 1 ग्राम स्टीम में बदलना हो, 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, लेकिन अब स्टीम में बदलना है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का केस हो गया। तो इसको पिघलाने के लिए, उबालने के लिए 540 कैलोरी 1 ग्राम के लिए देनी पड़ेगी अगर हम उबालते हैं तो। लेकिन अगर हम ठंडा करते हैं तो इतनी हीट हमें अवेलेबल हो जाएगी। अगर इसको उबालेंगे तो इतनी देनी पड़ेगी, और अगर ठंडा करेंगे तो अवेलेबल हो जाएगी। जैसे जो टरबाइन वगैरह में स्टीम से जो टरबाइन चलाए जाते हैं तो वहाँ स्टीम डाली जाती है, तो स्टीम ठंडा होकर इतनी हीट अवेलेबल कराती है। दिस इज 540 कैलोरी। हम अब ठंडा कर रहे हैं, स्टीम को ठंडा किया तो इससे इतनी हीट अवेलेबल है। फिर इसमें पानी को और फर्दर हमने ठंडा कर दिया। यहाँ तो क्या स्टेट चेंज करी है, तो कंडेंस कर गई स्टीम, पानी में बदल गई, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री है, लेकिन उससे 500 कैलोरी हीट मिल गई है। अब इसका 1 ग्राम पानी हमने बनाया, 1 ग्राम वाटर, और पानी को ठंडा कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आई। पहले तो स्टेट चेंज करी, तो यहाँ से जो हीट अवेलेबल होगी वो 100 कैलोरी होगी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये 100 कैलोरी आया कैसे? देखो, ये डेल्टा क्यू के लिए आप ms डेल्टा टी लगा लो। पानी का मास 1 था, स्पेसिफिक हीट 1, और टेम्परेचर डाउन कर दिया कितने तक? 0 तक। तो 100 कैलोरी हीट हमको अवेलेबल होगी। या ऐसा 1 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 1 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने के लिए इतनी हीट हमें 100 कैलोरी ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो, और अगर ठंडा करेंगे तो इतनी हमें अवेलेबल हो जाएगी, कितनी? 100 कैलोरी। ठीक है, तो अभी हम इसको जैसे चला रहे थे उसी सेंस में इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ मान लो 1 ग्राम आइस है, तो अगर इस 1 ग्राम आइस को मुझे पिघला के पानी बना, 1 ग्राम आइस को पिघला के पानी बनाना हो तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी भाई? 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम आइस, और हम डिफॉल्ट टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिफॉल्ट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर, तो इसमें इतनी हीट हमको 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। ठीक है, 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। ये मैंने कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा है, वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, लेकिन मैंने, आपने कहा सर आप इसको ठंडा कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों? कुछ खास वजह? हाँ, कुछ रिजल्ट्स मुझे आपको बताने हैं। अब देखिए, अगर मैं 1 ग्राम स्टीम को ठंडा करके उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी पानी कितने का? वो भी पानी कितने का? 0 डिग्री का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ से कितनी मैक्सिमम हीट अवेलेबल हो सकती है? 640 कैलोरी।
अब देखिए यहाँ से एक बात और समझने की है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को अगर मैं ठंडा करता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाता तो मुझे केवल 100 कैलोरी हीट अवेलेबल होती। लेकिन इतने ही टेम्परेचर की स्टीम को अगर मैं लेके आया तो मुझे 640 कैलोरी अवेलेबल हुई। टेम्परेचर सेम है बट स्टेट डिफरेंट है। स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 तक ठंडा कर दिया तो मुझे 640 मिल जाती है। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अगर मैं ठंडा करता हूं तो केवल 100 कैलोरी मिलती है। आप देख सकते हैं कि दोनों में काफी अंतर है। और मैं कह सकता हूं पानी को 100 डिग्री से ठंडा करने पे जो हीट मिल रही थी उससे स्टीम को ठंडा करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर 6.4 टाइम्स ज्यादा हीट हमें मिल रही है। 6.4 टाइम्स ज्यादा हीट हमको मिल रही है। इसीलिए कहा भी जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम ज्यादा खतरनाक होती है। स्टीम के जो बर्न होते हैं, कई बार आदमी जल जाता है स्टीम से, पानी के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं, खतरनाक होते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 640 कैलोरी और 100 कैलोरी, तो जाहिर सी बात है सीवियर बर्न होंगे। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर शायद मेरे ख्याल से एक इंसिडेंट हुआ था यहीं यूपी में, कोई पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट था, वहां बॉयलर बस्ट हो गया था। यूपी में ही किसी जगह कहीं बॉयलर बस्ट हुआ था। तो वहां बॉयलर जब बस्ट हुआ उसमें से स्टीम निकली तो कई लेबर जो वहां काम कर रही थी वो बुरी तरह से झुलस गई और कई लोग मारे गए। तो स्टीम जो उसमें से निकलती है 640 कैलोरी सिर्फ 1 ग्राम में होती है। काफी ज्यादा हीट होती है, ये बहुत ज्यादा हीट है ये। तो काफी ज्यादा सिवियर बर्न्स होते हैं जब स्टीम होगी एज कम्पेयर टू वाटर। एक बात तो ये, मैं इसमें आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इस 640 कैलोरी हमने पानी को स्टीम को कर लिया ठंडा, और स्टीम को ठंडा करने के बाद स्टीम को ठंडा करने के बाद जो हीट अवेलेबल हुई 640, उसका इस्तेमाल किया इस 1 ग्राम बर्फ या बर्फ को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी उसको पिघलाने के लिए। तो बर्फ को पिघलाने के लिए केवल 80 कैलोरी चाहिए, जबकि हमें यहाँ से अवेलेबल है 640 कैलोरी। तो आप बताइए कि 640 कैलोरी से कितनी बर्फ पिघल सकती है, केवल पिघलाना है, क्योंकि स्टीम को फाइनली हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। 8 ग्राम। 8 ग्राम, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे ध्यान रख सकते हो कि 1 ग्राम स्टीम से अधिकतम 8 ग्राम बर्फ को पिघलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री है तब है, और बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मालूम पड़ा बर्फ आपने इधर -10 पे कर दी या -20 पे कर दी तो वो भी तो हीट देनी पड़ेगी। फिर इधर स्टीम का टेम्परेचर भी 100 से और ज्यादा कर दिया तो वहां और एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ इसमें डिफॉल्ट टेम्परेचर जो है वो हम लेके चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 ग्राम स्टीम से अधिकतम 8 ग्राम बर्फ को पिघलाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे बर्फ को पिघलाने के साथ उबालना भी हो, अगर मुझे बर्फ को पिघलाने के साथ उबालना भी हो, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी तक लाना है, तो मुझे 80 कैलोरी तो केवल पिघलाने के लिए चाहिए, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी तक लाने के लिए मुझे 100 कैलोरी और देनी पड़ेगी, यानी बर्फ को यहाँ लाना है। तो कितनी हीट की भैया रिक्वायरमेंट होगी? 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने और उबालने के लिए 180 कैलोरी की रिक्वायरमेंट। पिघला भी दिया 80 कैलोरी देके, फिर उबाल दिया 100 तक ले आए, 100 कैलोरी और, यानी 180 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। और ये काम मैंने किससे करवाया? पिघलाने और उबालने का, ये स्टीम से करवाया। तो स्टीम को यहाँ तक आना होगा फिर, क्योंकि पिघला के उबालने का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ को पहुंचाना है, और स्टीम को भी 100 पे ही ठंडा करके, मतलब टेम्परेचर वही 100 रखना है लेकिन स्टेट बदल जाएगी। तो यहाँ से जो अवेलेबल होगी वो कितनी होगी? 540 कैलोरी। और बर्फ को पिघलाने और उबालने के लिए चाहिए कितनी? 180 कैलोरी। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कितनी बर्फ को पिघलाया और उबाला जा सकता है, बताइए। 3 ग्राम। कितना? 3 ग्राम, क्योंकि 180 कैलोरी
से 540 3 गुना है, 18 3 54, 54। 180 से 540 3 गुना है, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम स्टीम से हम 3 ग्राम बर्फ, अधिकतम 3 ग्राम बर्फ को पिघला और उबाल सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 3 ग्राम बर्फ को पिघला और उबाल सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब पिघलेगी तभी तो उबलेगी। तो पहले कभी क्वेश्चन अगर आता है तो पहले हम चेक करते हैं कि बर्फ पिघली भी है कि नहीं पिघली है। मालूम पड़ा पिघल ही नहीं पाई तो उबलने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो मैंने पॉइंट अभी आपके सामने बोले, यही 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा था। इन 2 पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है 1 ग्राम स्टीम कैन मेल्ट मैक्सिमम 8 ग्राम ऑफ आइस। और ये जो वैल्यू है मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करी है इसमें, तो ये रिजल्ट भी स्टैंडर्ड है। और 1 ग्राम स्टीम कैन मेल्ट एंड बॉयल मैक्सिमम 3 ग्राम ऑफ आइस। 1 gram steam can melt maximum 8 gram of ice. 1 gram steam can melt and boil maximum 3 gram of ice. ये फैक्ट आपको याद रखना है आगे के लिए। अब इस पे देखिए कुछ सवाल कर लेते हैं। वैसे ही टेबल के फॉर्म में बना के 3 कॉलम, इनिशियल कंटेंट, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट। ठीक है, तो इसमें भी अगर जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि बर्फ अगर बची रह जाती है तो फाइनल टेम्परेचर बर्फ का यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कुछ स्टीम बची रह जाती है तो फाइनल टेम्परेचर फिर स्टीम का ही होगा, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल कंटेंट ऑफ मिक्सचर और ये फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का और ये फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। 6 ग्राम, अगर टेम्परेचर दिया ना हो तो आप 100 लेके चलेंगे स्टीम के लिए, और आइस का भी दिया ना हो तो आप टेम्परेचर लेके चलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 ग्राम स्टीम, 5 ग्राम आइस, तो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट मिक्सचर का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है। यहाँ तो 5 ग्राम ही है। ठीक है, यहाँ तो 5 ग्राम ही है। इसके अलावा अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि स्टीम बचेगी बचेगी और 1 ग्राम तो 5 ग्राम आइस पिघल जाएगी पूरी, क्योंकि 1 ग्राम स्टीम ही 8 ग्राम पिघला सकती है। तो फिर हमें इसका दूसरा तरीके से फिर सोचना होगा, यानी कि पिघल तो पा रही है और स्टीम भी काफी बची है और 1 ग्राम स्टीम भी इस्तेमाल नहीं हो रही 5 ग्राम को पिघलाने के लिए, क्योंकि 8 ग्राम पिघला सकती है। तो अब पिघल तो जाएगी, तो अब हमें सोचना है कि क्या उबल भी जाएगी, क्या उबल भी जाएगी। तो अब इसके लिए उबलने के लिए चेक करना पड़ेगा कि उबल पाएगी कि नहीं उबल पाएगी। तो फिर हम कहेंगे 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को पिघला सकती है और उबाल सकती है। ये 5 ग्राम है, यानी अगर 2 ग्राम स्टीम का इस्तेमाल किया जाए, समझना 2 ग्राम स्टीम का इस्तेमाल किया जाए तो 6 ग्राम आइस को पिघला और उबाल सकते हैं। ये तो 5 ही ग्राम है, 6 ग्राम को पिघला और उबाल सकते हैं आइस को, ये तो 5 ही ग्राम है। यानी 2 ग्राम स्टीम पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगी, 2 ग्राम स्टीम पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब स्टीम बची रह जाएगी, और बची रह जाएगी तो क्या हम बता सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अभी तो बताया था मैंने, स्टीम बची रह जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि स्टीम बची रह गई, है ना। अब इसके बाद में सवाल यह है कि इसमें क्या क्या हुआ। तो स्टीम तो खत्म हो चुकी है, वो सॉरी आइस तो खत्म हो चुकी है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस हो भी नहीं सकती। तो मैं यहाँ सबसे पहले कहूंगा 0 ग्राम आइस। ठीक है, 0 ग्राम आइस प्लस
अब आइस 5 ग्राम आइस का बन गया था पानी। अच्छा, इस 5 ग्राम के लिए कितनी स्टीम की रिक्वायरमेंट हुई होगी, क्योंकि स्टीम भी बची होगी कुछ, तो स्टीम कितनी बची होगी और कितना इस्तेमाल होके पानी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बर्फ को भी तो पिघला है। तो 5 ग्राम आइस का पानी बन चुका है और इस पानी को बनाने के लिए स्टीम का इस्तेमाल हुआ। तो उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो आपको डायरेक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे समझो कि 3 ग्राम आइस के लिए 1 ग्राम स्टीम चाहिए, है ना। 3 ग्राम आइस को पिघलाने और उबालने के लिए 1 ग्राम स्टीम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 1/3 ग्राम स्टीम चाहिए भाई। तो 5 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 5/3 ग्राम। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैं डायरेक्ट अगर लिखता तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो यूनिटरी मेथड है ना कि 4 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे, वो वाले क्वेश्चन किए होंगे आपने लीवर वाले, वही यूनिटरी मेथड है। 3 ग्राम आइस के लिए 1 ग्राम स्टीम, तो 1 ग्राम आइस के लिए 1/3 ग्राम स्टीम, तो 5 ग्राम आइस के लिए 5/3 ग्राम स्टीम की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 ग्राम स्टीम इस्तेमाल हो गई और उसका बन गया था पानी, उसका बन गया था पानी। तो 5 ग्राम आइस का पानी तो बन ही चुका है, और ये जो 5/3 ग्राम आया है ये कहाँ से आया, ये स्टीम से आया। देखो समझो, आइस तो सवाल ही नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो 5 ग्राम आइस का पानी बन गया और स्टीम भी तो इस्तेमाल हुई। तो उस स्टीम में ये जो 5/3 ग्राम स्टीम इस्तेमाल हुई, इसका भी तो पानी बन गया, तो 5 + 5/3 ग्राम वाटर प्लस कुछ स्टीम। तो स्टीम भैया 6 थी, उसमें से 5/3 ग्राम जा चुकी है और जो बची है वो ये है। यानी कि आप इसको और लिखना चाहो तो 5 3 15 20/3 ग्राम पानी, और इधर ये 6 3 18 मास 13/3 ग्राम स्टीम। और टोटल आप देखो, पहले हमारे पास जो मास था वो मास था कितना, 11 ग्राम, और अभी भी आप देखो फाइनल मास में 20 + 13 33/3 11 ग्राम। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि 5 ग्राम स्टीम है प्लस 15 ग्राम आइस है। टेम्परेचर दिया नहीं तो डिफॉल्ट टेम्परेचर आप लेके चलेंगे। बताइए। देखो यार, 1 ग्राम स्टीम, सिंपल पहले लॉजिक लगा लिया करो, ms डेल्टा टी या ml, इसे लगाने से अच्छा है जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बता दिए वो आप यूज कर लो। तो 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है, तो 2 ग्राम स्टीम से 16 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी। ये तो बर्फ केवल 15 ग्राम है, यानी 2 ग्राम स्टीम से भी कम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पिघल तो पक्का जाएगी क्योंकि स्टीम बची है अभी। अब बात आती है उबालने की। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को पिघला सकती है और उबाल सकती है। तो 5 ग्राम से 15 ग्राम आइस, सॉरी 5 ग्राम स्टीम से 15 ग्राम आइस पूरी पिघल जाएगी कि नहीं, और उबल भी जाएगी, क्या बोलते हो? यस सर। तो अब मुझे बताओ फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट क्या होगा। बहुत आसान सवाल दे दिया ये मैंने आपको। देखो, हम पिघलाने और उबालने की बात करी तो उबलने पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब बताओ क्या क्या बचा, आइस कितनी बची और स्टीम कितनी बची? तो 0 ग्राम। तो 0 बची आज तो। और स्टीम कितनी बची? 0। सारी कन्वर्ट हो गई। 0 ग्राम स्टीम बची क्योंकि स्टीम चली गई उसको पिघलाने में। और अब यहाँ पे 20 ग्राम पानी पहले था नहीं, ध्यान रहे, लेकिन स्टीम कंडेंस हुई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी हो सकता है, तो ये कंडेंस होकर अपनी हीट दे दी और आइस उबलते हुए 100 पे पहुंच गई। तो आइस का 15 ग्राम पानी बना और स्टीम कंडेंस होकर 5 ग्राम पानी बना, तो फाइनली 20 ग्राम पानी हो गया। अगला सवाल, 1 ग्राम प्लस 50 ग्राम आइस, 6 ग्राम स्टीम और 50 ग्राम आइस,
बताइए। बताइए, कितना टफ थोड़ी है। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है, तो 6 ग्राम स्टीम कितनी बर्फ को पिघला देगी? 18 ग्राम। 18 ग्राम को, बहुत बढ़िया यार। 48 को। 48 ग्राम बर्फ को पिघलाएगी, और यहाँ बर्फ है 50 ग्राम, यानी अभी भी बर्फ 2 ग्राम बची, पिघल ही नहीं पाई पूरी। Yes, और sir. अगर पूरी पिघल नहीं पाई तो फाइनल टेम्परेचर बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते सर, बहुत मुश्किल सवाल है ये तो। आइंस्टीन को भी पूछा गया था, वो नहीं बता पाया था। जब पूछा गया था सदमा लग गया था उसको। अबे यार 48 ग्राम आइस पिघल जाएगी 6 ग्राम स्टीम से, और 2 ग्राम आइस अभी भी बची हुई है, तो क्या होगा फाइनल टेम्परेचर? मैंने कहा था जो बचा पूरी स्टीम इस्तेमाल कर ली तब भी बर्फ पिघल नहीं पा रही, तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा। इतना मुश्किल सवाल है कि यही तो पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब सवाल आता है कि पूरी स्टीम इस्तेमाल हो गई लेकिन बर्फ अभी भी पिघली नहीं, तो बची कितना? 2 ग्राम आइस अभी भी बची हुई है। और स्टीम कितना? पूरी स्टीम इस्तेमाल हो गई, पानी बन गया, कुछ भी स्टीम नहीं बची। और 48 ग्राम बर्फ पिघल के पानी बन चुका है, और इधर से 6 ग्राम स्टीम का भी पानी बन गया है, तो ये 54 ग्राम वाटर हो गया। आपको बात समझ में आई कुछ कि नहीं? यस सर। जीत यादव अपना माइक म्यूट कर लो। 6 ग्राम स्टीम प्लस 50 ग्राम आइस है। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है। 6 ग्राम स्टीम 48 ग्राम आइस को पिघला देगी। 2 ग्राम बची है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा। 2 ग्राम आइस बची थी, लिख दिया मैंने। स्टीम पूरी इस्तेमाल हो चुकी है, जाहिर सी बात है पानी बन गया होगा, तो स्टीम बची नहीं, तो 0 ग्राम स्टीम। और इधर से स्टीम का भी पानी ही बना है 6 ग्राम, और इधर से 48 ग्राम आइस पिघल गई। उबलने का तो सवाल ही नहीं, जब पिघल ही नहीं रही तो उबलने का सवाल ही नहीं। तो ये 48 6 मिला के 54 ग्राम वाटर। अगला सवाल 10 ग्राम स्टीम प्लस 60 ग्राम आइस। दस ग्राम स्टीम 60 ग्राम आइस। अब इसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम बर्फ को पिघला सकती है, तो 10 ग्राम स्टीम 80 ग्राम आइस को पिघला सकती है, तो 80 ग्राम से तो कम ही है, यानी पक्का पिघल जाएगी। अब उबालने का चेक करेंगे, पहले पिघले तब तो उबलेगी ना। तो 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को पिघला और उबाल सकती है, लेकिन ये 10 ग्राम स्टीम 30 ग्राम को पिघला और उबाल पाएगी, लेकिन ये तो 60 है, यानी पूरी पिघल तो जाएगी पर उबल नहीं पाएगी, क्योंकि पिघला सकती है 80 ग्राम, उससे कम है, यानी पूरी पिघल जाएगी। यानी कि पूरी पिघल जाएगी, पिघल के 60 ग्राम पानी बन जाएगा, यानी हमें कम स्टीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अब उबालने की सोची तो 30 ग्राम बर्फ ही पिघल और उबल पाएगी, लेकिन पिघल पूरी जा रही थी। इससे एक चीज माइंड में आनी चाहिए कि बर्फ पिघल रही है लेकिन उबल नहीं पा रही है। इसका मतलब समझे, टेम्परेचर के बारे में कुछ आइडिया लगा आपको? यानी पिघल के बर्फ का टेम्परेचर 0 आ गया, और अब उबालने की तरफ जा रहे थे हम, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच नहीं पाए। यानी कि टेम्परेचर न तो 0 होगा न 100 होगा, न तो 0 होगा न 100 होगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, क्योंकि यस सर। देखो Yes, sir. 60 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए अगर हम स्टीम निकालें तो 1 ग्राम स्टीम से 8 ग्राम पिघल जाती है, तो 60 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? तो इसको 60 डिवाइडेड बाई 8 अगर हम कर लें तो ये करीब करीब आपका कितना आ जाएगा?
करीब करीब 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम आ जाएगा। यस 7.5 ग्राम स्टीम से पूरी बर्फ पिघल जाएगी। ऐसे सोचो, बर्फ पिघल के पानी बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, पूरी बर्फ पिघल चुकी है, 7.5 ग्राम स्टीम इस्तेमाल हो गई, अभी भी 2.5 ग्राम स्टीम बची हुई है। अब ये 2.5 ग्राम स्टीम क्या करेगी, वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी पड़ा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी पड़ा हुआ है, जो कि 60 ग्राम आइस का पानी था और कुछ 7.5 ग्राम आइस को पिघलाने, 7.5 ग्राम स्टीम यूज हुई है, तो कुल मिला के जो पानी आ गया वो 60 + 7.5 यानी 67.5 ग्राम पानी था हमारे पास इस समय, और अभी 2.5 ग्राम स्टीम बची हुई है। ये 2.5 ग्राम स्टीम क्या करेगी, इस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, लेकिन हमने पहले ही चेक कर लिया है कि 10 ग्राम स्टीम से 30 ग्राम बर्फ पिघल और उबल सकती है, यानी उबल नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2.5 ग्राम स्टीम का जब इस्तेमाल करेंगे तो पानी का टेम्परेचर 0 से बढ़ना तो शुरू होगा, लेकिन बीच में ही कहीं टेम्परेचर पहुंच पाएगा, 100 तक नहीं पहुंचेगा। अगर 100 तक पहुंच गया होता तो पिघल और उबलने वाली बात ट्रू हो जाती। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे टेम्परेचर निकालना, सबसे आसान हमारे लिए क्या है कि फाइनल कंटेंट हम बता दें। तो आप फाइनल कंटेंट बताओ, क्या पता क्वेश्चन यही आए, टेम्परेचर तो मैं निकाल लूंगा, पर पहले जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि फाइनल कंटेंट आप बता सकते हैं कितनी होगी। अब यही सवाल आ गया तो टेम्परेचर में तो टाइम भी जाएगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। बताइए भाई। अरे यार, जब मैंने कहा टेम्परेचर न 0 होगा न 100 होगा, बीच में कोई टेम्परेचर आएगा, तो बीच के टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, स्टीम हो सकती है कि आइस हो सकती है कि पानी हो सकता है, या 2 हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो? मतलब 0 डिग्रीज पे भी नहीं है कोई चीज, 100 पे भी नहीं है, तो वो चीज क्या हो सकती है, स्टीम हो सकती है कि आइस हो सकती है या पानी हो सकता है? पानी वाटर बताने में 0 ग्राम आइस बची, क्योंकि हमें ये अंदाजा हो चुका है कि टेम्परेचर 0 रहने वाला नहीं है ना 100 रहने वाला है, तो आइस बचने का सवाल नहीं, और स्टीम 100 पे हो सकती है तो स्टीम भी नहीं होगी, 0 ग्राम स्टीम पक्का। और अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों गायब हो गए तो पूरी स्टीम इस्तेमाल हो गई, पूरी आइस इस्तेमाल हो गई, 70 ग्राम पानी बचा। अब सवाल आता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखो एक सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने कि 60 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, 60 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, 60 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हमको 7.5 ग्राम आइस, बोलो भाई, ये तो समझ में आ गया आपको ना यार, 1 ग्राम स्टीम से यस 8 सर ग्राम। तो अब आप मुझे बताओ 60 ग्राम पिघलने के बाद और 7.5 ग्राम पानी बन गया, तो हमारे पास कितने ग्राम पानी बचा हुआ है ना? और ये कितने पे आ चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे हुआ ये पता है? एक तो बर्फ पिघल गई और स्टीम का भी तो पानी बना 7.5, तो इतने ग्राम हमारे पास पानी पड़ा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास 2.5 ग्राम। अब ये 2.5 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्यान रखना, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम है ये क्या करेगी, और हमें पता है कि टेम्परेचर जो आने वाला है वो T आने वाला है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 2.5 ग्राम स्टीम है ना, ध्यान से सुनना, ये अपना पहले तो स्टेट चेंज करेगी, 540 कैलोरी अवेलेबल कराएगी 1 ग्राम से, तो 2.5 ग्राम से इतनी मिल गई। इसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, ये जो 2.5 ग्राम स्टीम है इसका बन गया पानी, क्योंकि 540 कैलोरी दे दी 1 ग्राम से, पानी बन गया, और ये 2.5 ग्राम पानी अब ठंडा हो रहा है, कितने से, 100 से, और T टेम्परेचर तक आ रहा है, 100 से ठंडा होकर T टेम्परेचर तक आ रहा है, और इसका, इससे जो हीट अवेलेबल हुई वो किसने यूज करी, ये जो 67.5 ग्राम है, 67.5 ग्राम पानी है जो कि 0 पे पड़ा हुआ था, उसने अपना टेम्परेचर T कर लिया 0 से। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया क्या? यस सर देखो Yes, ये sir. 2.5 ग्राम स्टीम 1 ग्राम से 540 अवेलेबल होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के लिए, तो 2.5 ग्राम से ये, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद पानी बन गया, तो वही 2.5 ग्राम पानी अपना टेम्परेचर 100 से T लाएगा,
तो इतनी हीट हमें और अवेलेबल होने वाली है। कुछ तो पहले हमने पिघलाने में इस्तेमाल कर ली, और अब जो पानी पड़ा हुआ था इसको ठंड लग रही थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ था 67.5, ये अपना इस हीट से क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा T-0, टी कर लेगा। मेरी बात शायद समझ में आई हो आपको? तो यस जरा सर। बताओ, फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। ये आ जाएगा आपका 5/2 27,270 इंटू 5। आप सॉल्व करिए, तब तक मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। टू 270 इंटू 5, ये आ गया 1350, और ये 2.5 यानी 250 माइनस 2.5T, और इधर 67.5T। ये जो है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये इधर 1350, 213, 2 15, 16, 1600 ये हो गया, और इधर ये 70T, 0 से 0 गया, तो T की वैल्यू आ गई भैया 160/7। तो टेम्परेचर हो गया हमारा 160/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। आप चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल मैं प्रीवियस ईयर से और करा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट किसी का हो यहाँ पे, अगर कोई कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। मैं अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए बढ़िया सवाल है, कह रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर and 100 gram of ice at 0 degree centigrade are in a calorimeter whose water equivalent is 40 gram. 10 gram of steam at 100 degree centigrade is added to it, then water in the calorimeter is. Latent heat दे रखी है स्टीम और आइस की। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा टफ हो सकता है, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, 2013 का जेई मेन का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले इसमें 50 ग्राम पानी और 100 ग्राम आइस, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है कैलोरीमीटर का। तो हम कैलोरीमीटर का जो भी मटेरियल होगा उसको इग्नोर करके हम 40 ग्राम और एक्स्ट्रा वाटर ले सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ कि 540 ग्राम पानी है, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर यही होगा और पानी का भी दिया है 0। इसके अलावा 100 ग्राम बर्फ है, 100 ग्राम आइस है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा 10 ग्राम स्टीम, और 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये ऐड करी। तो पानी कितना था इसमें कैलोरीमीटर में, ये आपको बताना है। वाटर इन द कैलोरीमीटर, ध्यान रहे पहले से 500 ग्राम पानी था। ठीक है, 500 ग्राम पानी पहले से था, 540 ग्राम नहीं, ध्यान रखना, वो तो 40 तो कैलोरीमीटर वाला है। तो अब हुआ ये होगा कि इसमें बर्फ कुछ पिघल गई होगी। ठीक है, तो 500 ग्राम पानी जो था और बर्फ कितना पिघली, वो मिला के टोटल हमें बताना होगा कि कितने ग्राम पानी इसमें हो गया फाइनली। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर भी पूछा है, लेकिन टेम्परेचर भी हम बता सकते हैं। वैसे पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। जैसे एक चीज स्टीम है 10 ग्राम, 100 ग्राम आइस है, पूरी बर्फ पिघल जाए, कुछ स्टीम का भी पानी बना होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। पानी तो 0 पे ही पड़ा है, तो पहले 100 ग्राम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 100 ग्राम, अब इसमें वो तरीका नहीं लगेगा कि 1 ग्राम इतना मेल्ट और बॉईल कर सकता है, क्योंकि कैलोरीमीटर भी है, उसका भी ध्यान रखना है। पहले से कुछ पानी भी पड़ा हुआ है,
तो आप इसको देखो कितनी हीट अवेलेबल है और कितनी हीट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो 100 ग्राम, ठीक है, और इंटू 80, तो इसको केवल पिघलाने के लिए 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है बर्फ की, ठीक है, 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद 10 ग्राम स्टीम से जो हीट अवेलेबल हो सकती है ना, 10 ग्राम स्टीम से जो हीट अवेलेबल हो सकती है, तो 10 ग्राम और 540, है ना। तो ये 10 ग्राम इंटू 540 और इसके बाद 540 ये, और इसमें 5400 कैलोरी ये स्टीम से अवेलेबल हो सकती है अगर स्टीम पानी में आती है तो। अभी फाइनल टेम्परेचर का भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, 8000 कैलोरी तो केवल 8000 कैलोरी तो केवल इसको चाहिए बर्फ को पिघलाने के लिए। इसके अलावा अब फर्दर अगर टेम्परेचर बढ़ता है और मान लीजिए ये स्टीम का जो पानी बन चुका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसने अपना टेम्परेचर अगर डाउन किया, अगर उसने अपना टेम्परेचर डाउन किया तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्टीम का पानी बन जाएगा और बर्फ भी कुछ पिघली होगी। अब ये नहीं पता कितनी पिघली है, वो हमें चेक करना होगा। m ग्राम पिघली है, 100 ग्राम पूरी पिघल चुकी है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ सबका टेम्परेचर आइस का, अभी ये तो पिघल गई है, पानी बन चुका है, 8000 कैलोरी हमें चाहिए। तो अब यहाँ हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि 10 ग्राम स्टीम, अगर मान लो 10 ग्राम स्टीम पूरी तरह से पिघल के और उबल भी जाए तो उसको कितना चाहिए, मतलब 10 ग्राम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 10 ग्राम स्टीम कंडेंस होके 0 पर आ जाए तो अधिकतम कितना अवेलेबल हो जाएगा, बोलो। देखो यार, 0 पे आने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितनी अवेलेबल होती है, 640 होती है कि नहीं होती है? यस सर। मैं 0 पे ले आता हूँ तो 0 पे लाके 6400 कैलोरी अवेलेबल हो जाएगी, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकती। जबकि हम देखो, ये जरूरी है, पहले चेक करना जरूरी है कि इसमें केवल पिघलाने के लिए 8000 चाहिए, वो भी बर्फ को। अभी बर्फ पिघल के अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और पानी जो था इसमें 540 ग्राम कैलोरीमीटर का मिला के वो भी 0 पे था। तो अभी ये 8000 कैलोरी तो केवल बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए, टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा है। जबकि स्टीम से अवेलेबल हो सकती है कितना, स्टीम से कितना अवेलेबल हो सकती है, अधिकतम 6400। और ध्यान रहे 6400 मैंने पता है क्यों लिया, क्योंकि जो स्टीम थी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगी, और उसके बाद पानी में बदलने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन होके आएगा। लास्ट डाउन होके कितने तक आ सकता है, 0 तक। 0 तक आ सकता है, ठीक है। और उससे भी 6400 कैलोरी अवेलेबल होगी। अब ये पूरी हीट अगर मैं दूं भी तो भी क्या आइस पिघल पाएगी? पूरी हीट अगर दे दी जाए तो भी आइस क्या पिघल पाएगी? सर नहीं पिघलेगी। तो कितना आइस पिघला होगा? अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ने का बात तो बाद में आएगी, तो पहले हम देखते हैं 6400 पूरी अवेलेबल करा दी जाए तो बर्फ का कौन सा पार्ट यहाँ पर ये पिघल चुका होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 8/10 या मैं कहूँ 4/5, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है जो बर्फ का 100 ग्राम बर्फ का पिघला, तो 4/5 ग्राम, 4/5 फ्रैक्शन 100 ग्राम का, तो 80 ग्राम बर्फ पिघल गई, पूरी नहीं पिघल पाई। देखो, पिघलती पूरी तब जाके बर्फ का और कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ता। अच्छा सवाल है ये। तो 80 ग्राम बर्फ पिघल गई है, अभी भी 20 ग्राम बर्फ बची है, लेकिन पूरी स्टीम 0 पे आ चुकी है। तो अब अगर हम मास ऑफ वाटर अगर हम बताएं कंटेनर में, तो मास ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, बड़े ऑप्शन बहुत अच्छे से इसे रखें। 40 ग्राम भी है, कुछ बच्चे उसको ले जाएंगे, लेकिन मास ऑफ, फाइनल मास ऑफ वाटर, तो देखो यार 500 ग्राम तो पहले भी था। फिर स्टीम का पूरी तरह से पानी बन चुका है कि नहीं, और 80 ग्राम ये आइस का पानी बन गया। इस तरह से 590 ग्राम पानी
फाइनली हुआ। अब देखो फाइनल कंटेंट में अगर आपको मैं शो करूं तो फाइनल कंटेंट अब आपको समझ में आ गई होगी। फाइनल कंटेंट में आइस है भैया 20 ग्राम, स्टीम है 0 ग्राम, और इसके अलावा 590 ग्राम क्या है, वाटर। ठीक है, ये है फाइनल कंटेंट। अच्छा टेम्परेचर बता सकते हो? पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। सर 0 डिग्री सेल्सियस। 0, क्योंकि बर्फ पूरी पिघल ही नहीं पाई, बर्फ पूरी पिघल नहीं पाई। ये आ गया भैया, चेक कर लो, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का हमने कवर कर लिया। 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा, फिर इस चैप्टर का एंड करेंगे और आज की क्लास का भी एंड करेंगे। अभी थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन वाला पार्ट मैंने कवर करा दिया। अभी किसी का कोई डाउट अगर यहाँ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। आपके मन में ये भी आ सकता था कि ये जो 40 ग्राम है वाटर इक्विवेलेंट, इसका क्या हुआ? इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी बर्फ ही नहीं पिघल पाई। फाइनल टेम्परेचर पानी का 0 था, कंटेनर का भी 0 था, बर्फ का भी 0 था। पहले बर्फ पिघलेगी तब जाके फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ने की बात होती, तब हम वाटर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करते। ये जो 540 ग्राम हम तब यूज करते, लेकिन यूज करने का मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि स्टीम कम पड़ गई, बर्फ पूरी पिघल ही नहीं पाई। तो फाइनल कंटेंट अगर पूछा जाता, हालांकि इसने पानी की मात्रा पूछी है तो करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन अगर फाइनल कंटेंट पूछता तो हम कह सकते थे 0 ग्राम स्टीम, 20 ग्राम आइस और 590 ग्राम पानी। और आप देखो शुरुआत में जो कंटेंट थी 500 और 100 मिला के 600 ग्राम और 10 ग्राम स्टीम मिला के 610 ग्राम ही था। आपने कहा वाटर इक्विवेलेंट, वो तो वाटर इक्विवेलेंट तो कंटेनर का है ना, उसको पानी में थोड़ी मानेंगे। अब देखिए 1-2 चीजें मैं बताता हूँ क्वेश्चन का, तो मैंने लगभग जो मुझे कराने थे ठीक ठाक प्रैक्टिस मेरे हिसाब से हो गई है। बाकी आप डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगाएंगे तो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसमें 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, आगे के चैप्टर में जरूरत पड़ेगी तो मैं यही करा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया था। इसी में 1-2 चीजें और मैं बता के चलता हूँ, आगे काम आएंगी। वैसे कैलोरीमेट्री खत्म हो चुका है, ये कैलोरीमेट्री का पार्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बट मैं क्योंकि पीछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह तो उसी में मोलर हीट कैपेसिटी जो बताई थी, तो मोलर हीट गैस के लिए मैं बताने 5-10 मिनट का टॉपिक और है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो आपने पढ़ा तो होगा। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था, आपको याद होगा, C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। तो अब गैस के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करती है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी। फॉर गैसेस C डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपने एक बहुत ही पॉपुलर नाम सुना होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसे हम Cp लिखते हैं। तो Cp का फॉर्मूला तो यही खैर रहेगा, N डेल्टा T। Cp इक्वल्स टू डेल्टा Q N डेल्टा T। और इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए एक कंटेनर में गैस भरी हुई है और इसमें एक पिस्टन लगा दें। तो जैसे ही अंदर प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, क्योंकि डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T फॉर्मूले में हीट तो देनी पड़ेगी, तो जैसे ही हीट देंगे अंदर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर जैसे ही अंदर से बढ़ेगा, ये पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर पुश करेगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगी
अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर अंदर और बाहर का प्रेशर फिर से बराबर हो जाएगा। मूवेबल पिस्टन इसमें लगा सकते हैं इस सेटअप के लिए। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा केस है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV हम लिखते हैं और CV का फॉर्मूला तो यही है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें कोई पिस्टन वगैरह नहीं है, क्लोज्ड कंटेनर है और इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी ऐसा कंटेनर जिसकी वॉल जो है वो रिजिड हो, इसमें गैस भरी हुई है, क्लोज्ड कंटेनर है, गैस इसमें भी भरी हुई है बट यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वैसे आगे चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स आएगा, वहां पर हम एक लॉ पढ़ते हैं, आपको तो 12th पास है सभी बच्चों को, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहले पढ़ाऊंगा मैं, अब इसके बाद उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू करेंगे, तो वहां पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। W 0 होता है, आप जानते हैं गैस के वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन 0 होगा। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्म ये हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर ये बात आपको समझ में आई तो CV का जो फॉर्मूला हमने लिखा है जो कि डेल्टा Q N डेल्टा T है, इसे इस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U N डेल्टा T भी तो लिख सकते हैं, और डेल्टा U इक्वल्स टू N CV डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें U आप जानते हो क्या है, U इंटरनल एनर्जी है, तो डेल्टा U को कहेंगे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ एक बात ये है कि प्रोसेस कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना NCV डेल्टा T रहता है हमेशा, इट इज नॉट प्रोसेस डिपेंडेंट। ध्यान रहे मैंने ये कहा है कि डेल्टा Q की वैल्यू प्रोसेस पर डिपेंड करेगी, लेकिन डेल्टा U की वैल्यू आपको पता हो, केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा होगा, U इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, प्रोसेस फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा U जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रोसेस कोई भी हो, NCV डेल्टा T ऑलवेज वैलिड, सेम फॉर ऑल प्रोसेस, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये NCV डेल्टा T चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, सारे प्रोसेस के लिए सेम होता है। ये अगर आप नोट नहीं कर पाए आप नोट कर लो। इसके बाद तीसरे उसमें आते हैं, प्रोसेस बहुत सारे होते हैं लेकिन 4 बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, आपने पढ़े भी होंगे। बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं लेकिन हम 4 प्रोसेस अक्सर डिस्कस करते हैं, उसी में एक और मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो केस है इसे मैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकता हूँ, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी, और ऊपर वाला जो था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा, फिर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। इसी तरह से मैंने कहा ना कई तरह के प्रोसेस होते हैं जिनमें 4 खास है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और अब तीसरा हम ले लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट हीट भी कह सकते थे। तो आप जानते हो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट कांस्टेंट रहती है तो डेल्टा Q 0, तो C एडियाबेटिक के लिए
डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी में जब डेल्टा क्यू को 0 रखेंगे तो वो 0 आ जाएगी। और ये ऐसा कंटेनर होगा जिसकी दीवारें इंसुलेटिंग होंगी। पिछले वाले में क्लोज कंटेनर था, यहाँ पे इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी, यानी कि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। चौथा जो केस है, ठीक है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब डेल्टा टी 0। तो अब यहाँ पे सी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को 0 करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप ये जो सी एडियाबेटिक है, आप इसको सी क्यू भी लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे सी पी लिखा, सी वी लिखा, ऐसे ही सी क्यू। और यहाँ आइसोथर्मल को हम सी टी लिख दें तो ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। हालांकि इनफाइनाइट मैथमेटिकली बोले तो इनफाइनाइट नहीं कहना चाहिए, उसको नॉट डिफाइंड कहना चाहिए, पर चल जाता है फिजिक्स में इतना बोलोगे, क्योंकि कई बार ऑप्शन में भी इन्फिनिटी दे दिया जाता है। हालांकि मैथमेटिकली ये सही नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी को जब 0 रखेंगे तो 0 से डिवाइड करते तो वो नॉट डिफाइंड ही सही टर्म होता है बोलना, इनफाइनाइट नहीं। लेकिन चल जाता है, इतना सही नहीं है। लेकिन वहां आपको क्या कई बार ऑप्शन में भी मिलेगा नॉट डिफाइंड के चांसेस कम है, इन्फिनिटी लिखा मिलेगा। तो ये 4 प्रोसेस के लिए बता दिया, डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट आएगा। और आगे आप पढ़ोगे भी, मैं आगे थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भी। सी का फॉर्मूला किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, और ये PV की पावर x, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, PV की पावर x। तो ये हो सकता है आपने पढ़ा होगा, तो आगे आएगा तभी बताऊंगा, ठीक है। आगे जब आएगा जनरल प्रोसेस कोई भी हो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल नहीं लिखा रहा, 4 मेन जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने आपको लिखा दिया। अब इसी में एक चीज और यहाँ बताते चलो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस में देखिए, ऊपर सबसे पहले आइसोबारिक ही बताया मैंने, CP वाला। तो ये आप फॉर्मूला तो एन डेल्टा टी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये ध्यान रखना आइसोबारिक में ही है, NCP डेल्टा टी, किसी भी प्रोसेस में नहीं है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, ये आप हमेशा लगा सकते हो ऑलवेज, चाहे आइसोबारिक में डेल्टा यू लिखना हो, आइसोथर्मल में लिखना हो, किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। लेकिन NCP डेल्टा टी केवल आइसोबारिक प्रोसेस में। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने जा रहा हूँ, ये W। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए W का जो फॉर्मूला होता है ये P डेल्टा V या NR डेल्टा T होता है। वैसे तो हो सकता है शायद आपने पढ़ा था पहले, खूब नहीं भी पढ़ा है, तो अभी के लिए फिलहाल इसको एज्यूम करते, आगे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगा वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन ये फॉर्मूला P डेल्टा V या NR डेल्टा T ध्यान रखना केवल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला डिफरेंट आता है, ये आपको भी पता होगा। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, केमिस्ट्री में बताया जाता है, प्रोसेस डिपेंडेंट है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, आइसोबारिक का सामने लिख दिया मैंने। इसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में W का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, या P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। वर्क डन का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो आइसोबारिक के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आइसोबारिक के लिए डेल्टा का फॉर्मूला भैया क्या होता है, NCP डेल्टा टी, अभी बताया। और डेल्टा यू हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, डजंट मैटर कौन सा प्रोसेस है। और ऊपर से आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये मैंने लिख दिया। तो आप गौर करिए, यहाँ से N डेल्टा टी N डेल्टा टी N डेल्टा टी कट गया, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ये। इस रिलेशन को मेयर्स रिलेशन कहते हैं, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये मेयर्स रिलेशन है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में भी। और R के बारे में मैंने आपको पीछे कभी बताया हो शायद। R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है,
आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। कभी बताया क्या इसके बारे में आपको मैंने? यस सर। हाँ, 0.0182 या फिर 1/12, और ये यूनिट होती है एटीएम लीटर, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर लगभग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, अगर केवल अकेला आर आ रहा हो तो कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। वैसे इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में ये वैल्यू आप ध्यान रखें। ये पीछे मैंने शायद बताया भी होगा 25/3। 8.314 से ज्यादा अच्छी वैल्यू है 25/3, क्योंकि 8.314 से मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम जाएगा, 25/3 से जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो ये Cp माइनस Cv ये मेयर्स रिलेशन है, और ये भी मैं बता दूं ये केवल ओनली फॉर आइडियल गैस है, ध्यान रहे, ओनली फॉर आइडियल गैस। मेयर्स का रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अगर गैस आइडियल नहीं है, रियल गैस है, ठीक है, तो फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं होता। ठीक है, और ये Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R जो है, ये गैस के लिए, आइडियल गैस में अगर सॉलिड या लिक्विड होता है तो Cp माइनस Cv की जो वैल्यू है वो R के बराबर नहीं आती, बल्कि इनका डिफरेंस R से छोटा होता है। बट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, और छोटा ही नहीं, बहुत छोटा होता है, बल्कि मैं ये कहूंगा Cp और Cv का डिफरेंस बहुत कम आता है। ठीक है, अब इसी में आपने Cp Cv के लिए एक रिलेशन और पढ़ा होगा। एक तो फॉर्मूला बताते चलता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, तो यहाँ से Cp की वैल्यू हम गामा टाइम्स Cv लिख सकते हैं, है ना। गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। तो अब यहाँ पे जो ऊपर मेयर्स रिलेशन आपने पढ़ा, इस मेयर्स रिलेशन में मैं ये वैल्यू अगर रख दूं, मैं एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला मेडिकल में पूछा गया था, तो यहाँ से Cv को कॉमन ले लिया जाए, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R, तो Cv का फॉर्मूला ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। पूछा था Cv का सही रिलेशन क्या है, Cv का सही रिलेशन क्या है, R अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर ये मिल गया तो Cp भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं Cp तो गामा टाइम्स होती है Cv के, तो Cp का फॉर्मूला फिर हो गया गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ऊपर वाला रिलेशन आ चुका है, नीचे वाले की मेरी बात चल रही है नीट वालों से कि कब देना है, तो मैं बता दूंगा आपको जब देंगे तो। ठीक है, मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, लेकिन पढ़ लो, पूछ लो। ये आ चुका है ऊपर वाला, नीचे वाला आएगा। ठीक है, तो बाकी गामा वगैरह की वैल्यू आप जानते हैं, Cp Cv का जो रिलेशन होता है, तो इसमें गामा थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। गामा इक्वल्स टू 5/3 होता है, दैट इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। पता तो होगा, क्योंकि अब टारगेट में बच्चा इतना पढ़ के आता है। मोनो एटॉमिक गैस, गामा की वैल्यू 7/5 होती है फॉर डाई एटॉमिक एंड लीनियर ट्राई एटॉमिक। इसके बारे में और डिटेल में अगले वाले चैप्टर में KTG में मैं बताऊंगा। एक टर्म हम पढ़ेंगे वहां पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक फॉर्मूला और पूछा गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले चलो इसको लिखते हैं। गामा की वैल्यू 4/3, दैट इज फॉर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। डाई एटॉमिक के जैसा होगा, डंबल शेप का होगा, तो इसमें 7/5। और नॉन लीनियर में जैसे बॉन्ड एंगल 180 ना हो, जैसे वाटर गैस अगर ले लें H2O के मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल पता है 104 डिग्री 28 मिनट होता है, तो वाटर गैस कह रहा हूं मैं, गैसियस फेज में, वो नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। इसके अलावा पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस, अमोनिया है,
मीथेन है CH4, अमोनिया है NH3। ये पॉली एटॉमिक का मतलब 3 से ज्यादा एटम वाले उसके लिए, ठीक है। मोनो एटॉमिक में आप जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। आप लिखना चाहते हैं इसके एग्जाम्पल में हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, ये मोनो एटॉमिक में हो गई। यहाँ पे डाई एटॉमिक में तो बहुत सारी हैं, O2 है, N2 है, नाइट्रोजन Cl2 है, हाइड्रोजन है H2 है, और लीनियर ट्राई एटॉमिक छूट गया। तो ट्राई एटॉमिक में आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड एंगल 128। इसमें नॉन लीनियर में एग्जाम्पल में H2O गैस जरूर लिखना है, ठीक है। और पॉली एटॉमिक में अमोनिया, मीथेन एटसेट्रा। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक बात और बता रहा था आपको कि इसमें एक फॉर्मूला और नीट में आया था, और वो ये आया था 1 + 2/f, ये पूछा जा चुका है। ये गामा तो आपको बता ही दिया, ये f को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये कैसे आता है इसको हम अगली चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमारा शुरू होगा कल, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 + 2/f, f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट नीट में आ चुका है, पूछा गया ये फॉर्मूला, ठीक है। और एक पीछे ये CV वाला पूछा जा चुका है, CP वाला पूछेगा। फिर यहाँ जो CV का फॉर्मूला है, CV का फॉर्मूला FR/2 भी होता है, f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और फिर यहाँ से CP का निकालोगे तो CV + R, यानी FR/2 + R। तो ये सब फॉर्मूले ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। मेरी तरफ से कैलोरीमेट्री खत्म हो चुका है, ये भी कैलोरीमेट्री से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा स्पेस हीट कैपेसिटी से रिलेटेड था, आगे काम आएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। किसी का कुछ छूट गया हो, अगर आगे पीछे देखना हो कुछ